नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम लोग जो 2018 का आपका जीएस का पेपर है ना, किसका, जो आपका यूपी पीसीएस प्री का 2018 में हुआ है, उसकी फाइनली हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अब देखो, इस चैनल पे 2023 वाले प्री के पेपर से, ठीक है, 2019 तक कंप्लीट एनालिसिस बन चुकी है। और ये इस एनालिसिस पार्ट का आखिरी पेपर होगा जो आपका 2018 साल का है। क्योंकि देखो, मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है, इस समय पे आपके लिए जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है ना, जो आपको यूपीपीसीएस 2024 में फॉलो करना है, वो करना है 2018 से लेके 2023 वाले जितने जीएस के पेपर हैं, इन्हीं को देखना है। इसके पहले के जो पीवाईक्यू है वो काम के बिल्कुल भी नहीं रहे। सीरियसली मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल भी काम के नहीं है। और इन सब पेपर्स में से ना, मैं आपको बताऊं, अभी तक 2019 और 23 तक की हो गई, 2019 20 21 22 23, इनमें भी बहुत क्वेश्चंस जो है मैंने देखा है जो रिपीट हुए हैं। तो आपको अगर क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीट मिलेंगे ना, वो आपको इन्हीं सालों से मिलेंगे। तो ये भैया आखिरी आपकी एनालिसिस है इस पूरी सीरीज की, तो इसको अच्छे से आप लोग देखेगा। तो चलो जल्दी से भैया वीडियो स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, ये आपका मिडीवियल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के बारे में दे रखा है, दो स्टेटमेंट है, तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। Many Sanskrit works on music were translated into Persian during the medieval period. मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को का फारसी में अनुवाद किया गया। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपकी संस्कृत की जितनी किताबें थी जो पहले लिख रखी थी ना, जो उसमें संगीत पे, उसको किस पे आपका ट्रांसलेट किया गया, फारसी पे करा गया है। फारसी को इंग्लिश में बोलते हैं पर्शियन, मध्यकाल पीरियड में, ठीक है। क्योंकि उस समय भैया किसका आपका शासन था, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगलों का। तो वो लोग ज्यादातर किसमें ट्रांसलेट कराते थे, फारसी में। तो बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है ये पहले वाला, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द अर्ली चिश्ती सूफीज वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल असेंबलीज कॉल्ड समा, ठीक है। मतलब जो सूफी थे आपके, जो चिश्ती सूफी थे, वो चाहते थे जो म्यूजिक असेंबलीज हो, मतलब एक आपका सब लोग इकट्ठा हो और उसमें भैया सब संगीत की बात करें, संगीत गाएं। उसको क्या बोला जाता था, समा बोला जाता था, ठीक है। जैसे होते हैं ना, समा बांध दिया इन्होंने। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाली भी, जो आपका सूफी लोग थे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मिडीवियल हिस्ट्री से तो है ही, साथ ही साथ आप इसको आर्ट एंड कल्चर से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, भैया हिस्ट्री में आपका एंशियंट मिडीवियल में जो जो चीज आपका बिल्डिंग को लेके हो गई, जो किसी किताब को लेके हो गई, किसी आर्ट को, किसी कला को जो दर्शा रही, जैसे आपको ये म्यूजिक दिख रहा है, ये सब आपका आर्ट एंड कल्चर में आता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी वाला स्टेटमेंट। दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर वाला है ना, वो ए का सही आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है, ठीक है। ये चीज है, इसको आगे जो है, आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए बी वाला इसका करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टू अश्वमेध यजनास परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। पहली चीज तो ये समझो, ये जो पुष्यमित्र शुंगा है ना, ये था कौन। आपको पता है, मौर्यन आपका वंश था, मौर्यन डायनेस्टी थी। मौर्यन डायनेस्टी का जो आखिरी शासक था ना, पुष्यमित्र शुंगा, उसका सेनापति था, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंगा ने क्या करा, जो मौर्यन वंश का आखिरी राजा था ना, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, खुद जो है शुंगा वंश, जो है शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करी। फिर उस समय पे ये चलता था बहुत एक सैक्रिफाइस, अश्वमेध यजना। ये आपका घोड़े को लेकर सैक्रिफाइस होता था, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। तो हमें पता लगता है कि भैया इन्होंने अश्वमेध यज्ञ, आपका जो यज्ञ है, जो यजना है, वो करवाया है। और कौन से इंस्क्रिप्शन से पता लगा है हमें, कौन से लेख से, तो ये लगा अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सी वाला, अयोध्या लेख से। ये क्वेश्चन था एंशियंट हिस्ट्री से, ठीक है। आगे देखो, द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। ये क्या होता है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखो, ये जो चकला वर्ड है, ये है आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, आप इसको यूनिट मान सकते हो, जैसे जिला होता है आजकल में, ठीक है, वैसे ही मान सकते हो। तो टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना। सूबा क्या होता है, उस समय पे सूबा बोला जाता था राज्य को, ठीक है। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, ये होती थी आपकी कौन, चकला। तो क्वेश्चन आ सकता है इस बार 2024 में, ये भैया क्या है, तो ये आप समझ लो, प्रशासन करने के लिए एक आपका टेरिटोरियल यूनिट थी, क्षेत्रीय इकाई थी, ठीक। आगे देखते हैं क्या। अब इसमें बोले जा रहा है, जो मराठा लोग थे, ये आपसे राजस्व लेते थे, ठीक है। राजस्व तो भैया हर सरकार लेगी आपसे, इनका जहां पे शासन था वहां पे लेंगी। तो मराठा जो आपका रेवेन्यू क्लेम करते थे, द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम। सुरक्षा के लिए मराठाओं के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था, तो ये होता था आपका चौथ, ठीक है, चौथ, ठीक है, क्या चौथ। ये ध्यान रखो, जहां जहां से मराठाओं को चौथ जो टैक्स है ना, ये मिलता था,
वहां पर मराठा लोग अपनी रेड नहीं करते थे, ठीक है, मतलब वहां पे जाके आक्रमण नहीं करते थे। एक टैक्स और था सरदेश मुखी, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन मेन तो है आपका चौथ। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द मॉस्क खैरुल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हूम। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल आपका मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पुराना किला के सामने, ठीक है, तो ये करवाया आपके महम अंगा ने। किसने? महम अंगा। महम अंगा फेमस इसलिए क्योंकि ये थी अकबर की नर्स, ठीक है, अकबर जो आपका राजा था उसकी नर्स थी, फॉस्टर मदर भी आप बोल सकते हो, इनको संभालती थी, ठीक है। आगे देखो, बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं, ये भी आपका हिस्ट्री से जो सही मैच नहीं है वो आपका डी वाला। तो लियाकत अली है, ये आपके लखनऊ से नहीं थे, ये थे आपके प्रयागराज से, ठीक है, लखनऊ से नहीं थे, प्रयागराज से, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। फिर आगे देखो, यहाँ पे बोले जरा कौन सा मैच नहीं, ये भी आपका किससे है? आपका हिस्ट्री से, मिडीवल हिस्ट्री से मान लो आप लोग, ठीक है। अब इसमें भी क्या अलग अलग आपके रियासतें दे दी गई हैं, स्टेट, उसका रूलर बताना है, तो जो सही मैच नहीं है वो हो गया आपका बी वाला। ठीक, इसका मैंने सिक्स वाले का बता दिया, लियाकत अली जो थे वो आपके इलाहाबाद से थे, प्रयागराज से थे, ध्यान रखना। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, इसमें बोला जा रहा है ये जो आपके अलग अलग रूलर है ना, इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए, निम्नलिखित को आप मतलब वही क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाओ। और जितने भी यहाँ पे शासक दे रखे ना, ये सब आपके मुगल है, ये सब आपके मुगल शासक है। अब इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो अब आप कहोगे क्या हमें सबके साल याद करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ट्रिक है आपकी, चलो इस वाले ब्लैंक वाले में लिख अच्छे समझ में। ट्रिक होती है आपकी भाजी, क्या? भाजी सब्जी, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, भाजी सब्जी फॉर माँ सब, ठीक है, भाजी सब्जी फॉर माँ सब, ये याद रखना है, ठीक है। बी से हो गया आपका बाबर, पेन बदल, बी से हो गया आपका बाबर, एच से हो गया आपका हुमायूं, ठीक है, हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। ए से हो गया आपका अकबर, अकबर किसका था? आपका हुमायूं का। अकबर का बेटा कौन है? वो आया आपका जहांगीर। इतना समझ में आया? हाजी। फिर सब्जी में आ जाओ, एस, एस जो है आपका, ये है आपका शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। शाहजहां का भैया बेटा कौन? औरंगजेब। कौन हो गया? औरंगजेब। फिर औरंगजेब के बाद में कौन आया? ये आया आपका बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर नहीं, तो सबसे एंड बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद में था आपका जहेंद्र शाह। कौन? जहेंद्र शाह। फिर ये फॉर ये हो गया आपका फारूक शेयर। कौन हो गया? फारूक शेयर, ध्यान रखना, कौन? फारूक शेयर। फिर एम से हो गया आपका मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। फिर ये जो ए है आपका, इस ए से हम लोग देखेंगे अहमद शाह, मैं आपको याद भी करवा दे रहा हूँ अच्छे से। फिर ये जो एक और ये आया आपका आलमगीर टू, ठीक है। अभी तो चलो एकदम क्रिस्प लिखना पड़ रहा है जल्दी जल्दी में, वैसे आप क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छे से मिलेगा, आलमगीर टू। फिर एस से हो गया, ये हो गया आपका शाह आलम, सभी को बता दे रहे, शाह आलम टू। फिर ये वाला जो ए है, ये हो गया आपका अकबर टू। कौन सा? अकबर टू। और फिर बी वाला आखिरी में जो है वो तो हो गया आपका बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो आखिरी में 1857 में जिन्होंने रिवोल्ट का जिनको लीडर बना दिया गया था, ठीक है। इनका मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती जो है बाकी लोग आए थे इनके पास, कहा कि बनो, ठीक। अब देखो इसका जो करेक्ट ऑर्डर में दिखेगा ना, ये दिखेगा आपको कौन सा? बी वाला दिखेगा, ठीक है, बी वाला। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बताया जहेंद्र शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आपका अहमद शाह, फिर आलमगीर टू, ठीक है। देख भी लो इसमें जरा, देखो सबसे पहले देखो ये दिखेगा जहेंद्र शाह, इस क्वेश्चन टाइम लग गया, चलो कोई नहीं। ये हो गया आपका जहेंद्र शाह, ठीक, जहेंद्र शाह हो गया। फिर कौन है? मोहम्मद शाह है, फिर है आपका अहमद शाह। देखो जहेंद्र शाह, फिर देखो मोहम्मद शाह आया, फिर आपका अहमद शाह आया, और फिर आपका आया आलमगीर टू, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वो होगा बी वाला। आगे देखें, फिर तो जरा भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, ठीक है, कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, वो हो गई आपकी गुजरात की। करेक्ट आंसर हो गया गुजरात। फिर अब बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी रिवर है जिसे बायोलॉजिकल डिजास्टर बोला जाता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई? कौन सी नदी? तो ये आपकी गोमती, ठीक है, लखनऊ की कैप आपका उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से भी जाती है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका डिलीट हो गया था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गया था, शायद आयोग के आंसर की में क्वेश्चन गलत आया था, ठीक है। बहुत क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि आप पुरानी सीरीज देखोगे तो आपको पता लगा होगा। फिर आओ, राजस्थान में आपको पता है थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट किसका विस्तार है? तो ये जो विस्तार है ये आपका प्लेस्टोसीन और रीसेंट डिपॉजिट्स का, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, ठीक है, ज्योग्राफी से था। फिर आओ, कौन सी नदी जो है जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो भैया आपको पता होगा पश्चिम घाट से गोदावरी भी निकल रही, कावेरी भी, काबम भी। कौन सी नहीं निकलती है?
ताप्ती नहीं निकलती, ठीक है, क्योंकि ताप्ती जो है आपको पता होगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये इससे जाती है, और वेस्टर्न घाट्स तो ये पड़ते हैं, तो भैया वेस्टर्न घाट से तो निकल ही नहीं सकती, पश्चिम घाट से ताप्ती जाती, ताप्ती कहाँ से निकलती, मध्य प्रदेश के बैतूल आपके जिले से। फिर और कह रहा ग्लोबल विलेज क्या है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पे आधारित है। ग्लोबल विलेज ये है कि पूरी दुनिया जो है एक गांव की तरीके है, सबको आपस में जुड़ना चाहिए। अब जुड़ोगे कैसे, ट्रांसपोर्ट से, परिवहन से, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एयरप्लेन से चले गए, कम्युनिकेशन इंटरनेट से जुड़ोगे, तो सी वाला जो है ये। आगे देखो, तो जरा कौन सा देश है जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है पर काउ, ठीक है, किस में प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है, ठीक है, प्रति गाय के हिसाब से, तो ये आपका डेनमार्क। अब ये करंट अफेयर्स का है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, करंट अफेयर्स का नहीं, सेंसस है, सेंसस जनगणना से। Which of the following districts of उत्तर प्रदेश has the lowest female literacy rate as per 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में इसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो जो भैया फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है ये आपकी श्रावस्ती में, ठीक है। ये यूपीजीके का, यूपीजीके से भी क्वेश्चन आता है, इसमें सेंसस से आपको दिखेंगे। फिर सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, ये कुछ वेराइटी है किसी चीज को लेके, किसी फ्रूट्स को लेके, किसकी हैं ये बताया जा रहा है, किस फल की हैं, तो ये है आपकी अंगूर की, ग्रेप्स की। फिर बोला जा रहा है भारत में कौन सा ऐसा राज्य जहां पर जो आपकी इलायची है और काली मिर्च सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कार्डमम और पेपर, ये जो अंग्रेज और बाकी यूरोपियन कंपनी आए थे ना, इसी सब का व्यापार करने आए थे, कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये होता है आपके केरला में, ठीक है, केरला में। अब आओ, ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपीट हो चुका है, ये इसी में आपका 19, 20, 21, 22, 23 में, ठीक है, काफी 2 बार तो कम से कम हुआ है रिपीट, ठीक है। केरला की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, सबसे हाईएस्ट चोटी ये है आपकी अनाईमुड़ी, कौन सी, अनाईमुड़ी, ठीक। नागालैंड की सारामती, ये तो मैं आपको याद करवा ही चुका हूँ पुराने पेपर, ठीक है, नागालैंड की सारामती। उत्तराखंड की ये नंदा देवी, ठीक, और तमिलनाडु का आपका दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा, तो करेक्ट आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, याद करवा चुके। फिर बोला जा रहा है आयोडीन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, आयोडीन सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है आपका चिली, कौन, चिली करता है, 20 का सी वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, तो ये आपका चिली हो गया। आगे देखते हैं, मैं बोला जा रहा है 2011 की सेंसस के हिसाब से किस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हुई, सबसे कम जो है वो हमें दिखता है हरियाणा में दिखता है, ठीक है, हरियाणा में आपने सुना भी होगा काफी कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है नॉर्मल भी और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी वो भी काफी कम है। आगे देखो, बोला जा रहा है कि किस राज्य में रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है, तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में, नॉर्मल जनसंख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पे है और ग्रामीण जनसंख्या। फिर आओ इसमें जरा जो फॉलोइंग इवेंट है उसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए, ठीक, कौन कौन धरती पे जो है पहले आया ये बात हो रही है, ठीक है, इन जानवरों में से, इन आपका स्पीशीज में से, ठीक, तो देखो सबसे पहले आए आपके शेल्ड एनिमल्स, ठीक है, कौन से, कवच वाले जीव, सबसे पहले आए हैं कवच वाले जीव, ठीक है, इसको 1 नंबर पे लगा दो, कवच वाले जीव आए हैं, ठीक। फिर जो आए हैं, फिर आए आपके इंसेक्ट जो आपके कीट होते हैं, ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह ये आए हैं दूसरे पे। फिर आए हैं रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल आए हैं फिर, ठीक है, रेप्टाइल को लगाओ तीसरे नंबर पे, रेप्टाइल जो है आपका सांप वगैरह, और जो मैमल है स्तनधारी ये सबसे आखिर में आए, तो इसको 4th नंबर पे लगा, ठीक। करेक्ट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, तो करेक्ट है ये सी वाला, ठीक है। देखो ये आपका साइंस एनवायरनमेंट किसी से भी मान सकते थे, क्योंकि कुछ कुछ पोर्शन में जैसे हमेशा बताता हूँ, कुछ पोर्शन जो है ना ऐसा है, जैसे मान लो ये आपका ज्योग्राफी, ये हो गया आपका एनवायरनमेंट और ये हो गया आपका साइंस, तो जो ये पोर्शन है ना जो तीनों में आ रहा है, ज्योग्राफी में भी आ रहा है, एनवायरनमेंट में, साइंस में, तो कुछ है पोर्शन जो ओवरलैप करता है। आगे आओ, अब इसमें क्या है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों को परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत बचत इसमें क्या कहलाता है कि भैया अभी तो हम जो है अच्छे से जी ले रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाएंगे, तो ये है आपका सतत विकास, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे आओ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, तो इस बार के पेपर के लिए भी ना जो आपके डेज होते हैं, किस डे पे क्या हो रहा है, जो बड़ी चीज है करंट अफेयर में जो रहा हो तो उसको जरूर कर लेना। फिर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण, पॉवर्टी लाइन को कौन फिक्स करता है, ये करता है योजना आयोग, लेकिन योजना आयोग जो है नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आगे देखो,
लेंथ ऑफ रोड किसमें जो है सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा सड़कें, तो ये आपके महाराष्ट्र में। आगे आओ, जो डायरेक्ट टैक्स कोड है इंडिया में, प्रत्यक्ष कर, जो सीधा आप किसको देते हो, जो हमारी भोली जनता जो है सीधा देगी सरकार को। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स होता है, ठीक है, अभी तो नहीं कमा रहे होगी तो अभी नहीं पता है, लेकिन बाकी टैक्स तो सरकार को देते हो, जैसे आप जीएसटी देते हैं, लेकिन जीएसटी जो है डायरेक्ट सरकार को नहीं जाता है, बीच में व्यापारी होंगे, ठीक है, आपका बीच में मान लो होलसेलर है या रिटेलर है, दुकानदार होगा, तो वो जो है वो आप उसको दोगे, फिर जो है वो सरकार को देगा, जैसे मोबाइल खरीदा या चिप्स खरीदे, ठीक है, रिटेलर मान लो, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स कोड किसको लेके, आयकर, इनकम टैक्स, जो सीधा सरकार को जा रहा है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट है, का मुख्यालय आपके एम्स्टरडैम में, एक पर्यावरण को लेकर बात करता है, ये शायद करंट अफेयर्स था, इसको देखेंगे नहीं। फिर ये देखो, अकॉर्डिंग टू यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज करंटली लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या कितना का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, तो ये है आपका 55%, ठीक। फिर और बोले जाए इसमें से कौन जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो मतलब ऐसा समझो, मान लो जो बाकी गैसेस से मिलके कुछ और बनता है, जैसे आप समझो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब है प्राइमरी, आपका प्राइमरी प्रदूषक है, मतलब ये सीधा आपका एटमॉस्फेयर में गए, और जो स्मॉग है ये सेकेंडरी है, मतलब इन लोग का आपस में रिएक्शन हुआ, बाकी गैसेस का रिएक्शन हुआ, फिर जाके क्या बना, स्मॉग, जो बाकी गैसेस से मिलके बन रहा है, तो वो उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपका प्रदूषण। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, शायद ये तो डिलीट हो गया होगा, आंसर की में सही से नहीं आया होगा। फिर इन सब में से क्या चीज हमें इंसेक्ट से नहीं मिलती है, कीटों से क्या चीज प्राप्त नहीं होती है, वो है आपका पल, जो मोती, क्या इंसेक्ट से नहीं मिलता। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लीव्स, ठीक है, आपका जो पेड़ के जो आपके पत्तियां हैं, ठीक है, उनको लेके कितना डेसिबल आपका स्तर जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है, पत्तों की सरसराहट जो आपस में हल्का हल्का सरसराहट हो रही है, तो ये आपका 20 डेसिबल। साइंस को लेके क्वेश्चन है, क्योंकि जो डेसिबल है ये साउंड की आपकी यूनिट है, ठीक है, आपकी साउंड की। आगे देखो, फिर ये आपका करंट अफेयर्स था, ये देखेंगे नहीं। इंडिया ने पहला आपका नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज पे कब रिलीज किया था, प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना किस पे, जलवायु परिवर्तन पे, ये करी 2008 पे, उस समय पे यूपीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की। आगे देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये है आपका मेरीन, ओशन वाला, सागरीय, ठीक। फिर आओ, जो इंसिनरेटर होता है, एक डिवाइस होती है इंसिनरेटर, वो किस चीज के लिए काम आती है, तो इसमें जो कचरा होता है ना, जो वेस्ट है, वो जलाने के काम आता है, किसमें, इंसिनरेटर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला आपका, ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये तो बहुत बार पढ़ते हो आप लोग, हरित गृह प्रभाव, ये है जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, पूरी धरती का टेम्परेचर जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, ये हो गया ए वाला, वैश्विक ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। फिर बोला जा रहा है नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट कौन सा है, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो ये है आपका मीथेन, नेचुरल गैस का, ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला याद कर लो, पूछ सकता है ये भी ऑप्शंस में, ये है आपका CH4, ठीक है। आगे देखो, बोला जा रहा है विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है, मतलब एक अलग फैक्ट आपको जानने को मिलेगा, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपकी वल्चर होती है, जो गिद्ध होते हैं, ये करते क्या, जो मतलब आपके जानवर है जो मर गए, ठीक है, उनकी जो डेड बॉडी है, जो डेड बॉडी होगी ना जानवर की, वो कौन खाएगा, ये आपका पक्षी खाता है, गिद्ध, आपका वल्चर, ठीक। अब लेकिन हुआ क्या, अब देखो इकोसिस्टम में सबका अपना अपना जो है योगदान है, सब वो जरूरी भी है। अब हुआ क्या, जो आपकी कैटल थी, ठीक है, गाय, उनको भैया पेन किलर देने आपका दिए जाने लगा, उसका नाम था डिक्लोफिनैक, क्या नाम था, डिक्लोफिनैक। तो जब भैया उनकी डेथ होती थी नेचुरल रीजन से, तो उनकी डेड बॉडी को कौन खाता था, एक आपका पक्षी खाता था, गिद्ध जिसे बोलते हैं, वल्चर। लेकिन हुआ कि जब वो आपका वो उसकी डेड बॉडी खा रहा है कैटल की, ठीक है, उसमें डिक्लोफिनैक है, तो इससे क्या हुआ, इनकी किडनी में काफी फर्क पड़ने लगा, और इनकी जनसंख्या मान लो, जो वल्चर हम बोलते हैं, वल्चर जो सफाई करती है पूरे हमारे पर्यावरण की, जो डेड बॉडी है उसको खत्म करके खा के, ठीक है, वरना आप समझो कहीं पे मान लो कहीं कुत्ता मर गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो कौन, गिद्ध वगैरह खाएंगे, तो सफाई का ही काम है। तो देखा गया कि भैया गिद्धों की जनसंख्या भी कम हो रही है, रीजन ढूंढा के जो डिक्लोफिनैक है, जो हम पेन किलर दे रहे थे कैटल को, वो भैया जब वल्चर ने खाया तो उसके अंदर भी गया, उससे किडनी में प्रॉब्लम हुई, और फिर वो उनकी भी जनसंख्या विलुप्त होने लगी।
तो ये काफी परेशान वाली बात थी, क्योंकि सब लोग का योगदान है, हर स्पीशी का योगदान है, सबको बराबर से रहना है। फिर 2015 में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा एमिटर कौन था, सर्जक कौन था, तो ये है आपका चीन। ठीक है, डेवलप ज्यादा कर रहा है तो भैया वहां पे ज्यादा यूज होगा। ये वाला क्वेश्चन भी काम का नहीं है। फिर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वेलोसिटी, इसका भैया जो है आपका वेग अधिकतम होता है, तो ये है आपका प्रकाश का, लाइट का, की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर अब ग्रेफीन क्या है, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ठीक है, क्या होता है, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। फिर साउंड की हाईएस्ट वेलोसिटी किसमें होती है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहां पर होता है, तो ये होता है आपका स्टील में, इस्पात पे। ठीक है, सबसे ज्यादा, हवा से भी ज्यादा साउंड का आपका जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा स्टील में होगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अगर पटरियों के किनारे रहते हो, ट्रेन की पटरियों के किनारे, तो आप जब मान लो आपको ट्रेन की आवाज सुननी है, आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा, ये ट्रेन की पटरी जा रही है, तो आपको यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, उसको पता लगाना है कि कितनी दूर है ट्रेन। तो ऐसे तो ध्वनि जो है हवा में आ रही है, वो तो बहुत देर में आएगी, तो ये करते क्या, ये आपका कान लगाते हैं किसमें, जो ट्रेन की पटरी है ना स्टील की होती है, उसमें कान लगाते हैं, और उसमें कान लगाने से पता लगता है कि भैया ट्रेन जो है कितनी तेजी से आ रही है, मतलब कितनी दूर है, पास में है तो साउंड सुनाई दे जाएगा। समझ में आया, तो ये सब जो है सबको साइंस इतनी फुल्की आती है। ठीक है, गांव क्षेत्र के लोगों को भी आता है, जबकि वो प्रैक्टिकल साइंस में काफी आगे रहते हैं शहर वाले लोगों से। स्टील में हाईएस्ट आपकी वेलोसिटी साउंड की, आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा, अगर पता लगाना है कि ट्रेन आ रही नहीं आ रही, तो आपका जो स्टील है उस पर सर रखेंगे ट्रैक पे। फिर अब पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली तेजे होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पर ऑक्सी एसिटिलेट, सॉरी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। फिर एक किताब लिखी स्टीफन हॉकिंग ने, उसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये भी पूछ लिया गया है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके स्टीफन हॉकिंग ने, ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए विटामिन सी, साइंस को लेके क्वेश्चन है। विटामिन, देखो विटामिन कौन सी चीज से क्या विटामिन मिलता है, और कौन सा विटामिन ना लेने से कौन सी बीमारी होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, मतलब वेरी 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 लगा दो। ठीक है, ये तो याद करके जाना ही। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये है आपका आंवला। फिर देखो ज्योग्राफी से है, हमारे मतलब धरती के आसपास कौन सा ऐसा प्लेनेट है, आसपास क्या मतलब पूरे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, जहां पर आप क्या कहते हैं जिंदा रह सकते हो, मतलब जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो ये है आपका मार्स, मंगल। ठीक है, मंगल जो है माना जाता है कि मतलब अगर वहां जाओगे ठीक ठाक कंडीशंस रही, तो आप जो है वहां पर जीवन जी सकते हो। फिर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है, किस सिद्धांत के लिए मिला है, देखो साइंस में ये भी पढ़ के जाना कि कौन से साइंटिस्ट को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको मिला है थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। ये होता क्या है, आइंस्टाइन ने ये बताया था, मान लो कहीं पर हमने मेटल रखा हो, इस पे अगर हम जो है वो कर रहे हैं सोलर की एनर्जी ला रहे हैं, मतलब सन की एनर्जी ला रहे हैं, तो लाइट से क्या करेगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और करंट बन जाएगा, मतलब आपका लाइट जो आ रही है उससे करंट बनेगा। आगे आओ, बोले जरा इसमें से कौन जो है प्रदूषण नहीं करता है, भैया आप खुद सोचो, प्रदूषण कौन उत्पन्न नहीं करेगा, आपका न्यूक्लियर एनर्जी भी करती है, पेट्रोल तो करता है, कोयला भी करता है, जो नहीं करता वो आपकी सौर ऊर्जा, कौन सा बी वाला, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। फिर आओ, इसमें बात हो रही पॉलिटी का, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात हो रही है। बोले जरा कितने पार्ट में हमने उनको डिवाइड कर रखा है, तो हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका सोशलिस्ट, बिल्कुल सही, समाजवादी, लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक, उदार बौद्धिकतावादी, ठीक ये भी बिल्कुल सही है, और गांधीयन, ये हमने 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आओ, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्रा, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, तो ये कहा गया योजना आयोग को। पहली चीज ये ध्यान रखो, योजना आयोग को 2015 में भंग कर दिया गया था, इसकी जगह पे आया है नीति आयोग। ठीक, अब देखो इसको इकोनॉमिक कैबिनेट पता है क्यों बोला जाता था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन बहुत पावरफुल था। कैसे पावरफुल था, मान लो किसी राज्य को पैसा चाहिए, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उनको समझो मंत्री परिषद के पास नहीं जाते थे, सबको कहाँ जाना पड़ता था, कहाँ लाइन लगानी पड़ती थी, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन पे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही बताता था कि किस राज्य को कितना पैसा देना चाहिए, कितना प्रोजेक्ट पे वो इंप्लीमेंट करेगा, तो मतलब काफी पावरफुल बॉडी थी प्लानिंग कमीशन। आगे आओ, फिर
भारत में चीफ जस्टिस कौन थे जब पीआईएल इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे आपके पीएन भगवती, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। फिर जो आपकी बुक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस समय इसकी शायद मूवी भी आई थी, तो किसने लिखी है, ये लिखी है आपके संजय बारू ने, उस समय मूवी आई थी शायद ये एक्सीडेंट, इसलिए को पूछ ली। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग कब हुई है, संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, देखो सीधा सीधा मतलब डेट एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, तो फैक्ट रट के जाने, तो ये है आपका 24 जनवरी 1950। यूपीएससी क्या पूछता पूछता ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारे देश को संविधान में क्या क्या फायदा हुआ, और मान लो उस समय गांधी जी जिंदा होते तो क्या संविधान में, मतलब संविधान बन रहा था 1950 तक, ठीक है, क्या संविधान में और नई नई चीजें हो सकती थी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है सीधा फैक्चुअल आ रहा है, ठीक। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबॉलिश्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आयोग की तारीफ करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है। आप लोग भी जरा सोचो, आंसर तो दिख रहा है लेकिन सोचो ये क्यों होगा। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, देखो लोकसभा को आप क्या कर सकते हो, भंग कर सकते हो, समाप्त नहीं कर सकते हो, मतलब लोकसभा तो रहेगी, फिर से लोकसभा चुन के आएंगे लेकिन वो लोकसभा नहीं समाप्त हुई, राज्यसभा के साथ भी विधानसभा के साथ भी है। करेक्ट आंसर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। क्यों, ऐसा क्यों है, देखो विधान परिषद पहली चीज जो है वो कंटिन्यूइंग चेंबर है, जैसे आपका विधान आपका राज्यसभा होता है, मतलब ये कभी भी जिस राज्य में है, टोटल से वो हमारे 6 राज्यों में ही है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस राज्य में, तो ये कभी भी आपका भंग नहीं होगी, ठीक है, मतलब इसमें हमेशा सदस्य रहेंगे जैसे राज्यसभा, लेकिन इसको हम समाप्त कर सकते हैं कैसे, मान लो संसद जो है, संसद का मन है किसी राज्य में काउंसिल विधान परिषद को हटाने का, तो प्रस्ताव पास करके वो हटा सकती है, और किसी राज्य में बना भी सकती है, ठीक है, कहीं हटाना तो एबॉलिश तो किया जा सकता है ना, समाप्त इसे करा जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा को नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन भी सही नहीं है, कुछ आंसर की दिक्कत होगी, आगे देखो, क्योंकि जो भी हम आंसर, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ना, ये जो यूपीपीएससी आयोग ने ऑफिशियल आंसर की निकाली उस हिसाब से ऑफिशियल के साथ, ठीक है। फिर क्योंकि कुछ कुछ 3 5 6 क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं, तो उसमें ऑफिशियल आंसर, पूरे सारे क्वेश्चन जो ऑफिशियल आंसर के हिसाब से चल रहे हैं, कुछ कुछ में भैया उनके भी आंसर गलत होते हैं, वो डिलीट ही कर देते हैं। आगे देखो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज टू दी लोकसभा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो ये आपका 20, पता है टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 550 में 530 जो है राज्यों के होने और 20 लोग जो है आपके वो यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। आगे देखो, ये आपका करंट अफेयर का है, देखेंगे नहीं, ये भी करंट अफेयर का है, देखेंगे नहीं, ये भी आपका करंट अफेयर का था, ये भी करंट अफेयर, देखो सब करंट अफेयर दिखना है, एक बार जो चालू होता है वो चालू होता है, ये भी करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर, तो अभी अब 2024 के लिए थोड़ा ना जरूरी है, 6 साल पहले वाला थोड़ा ना पड़ गया, ये भी करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर, एमएसपी को लेके अभी भी कुछ न्यूज आई है तो ध्यान रखना, ये भी आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान में उस समय चुनाव हुआ था 2018 में, प्रधानमंत्री इमरान खान बने थे, अभी तो जेल में सड़ रहे हैं, ठीक है, इसको लेके क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर मैग्सेसे अवार्ड काम का नहीं, ये भी आपका करंट अफेयर, और ये अब यहाँ से मेन है, हिस्ट्री से बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेद, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो ये है आपकी वाज सनेमी, ठीक है, वाज सनेमी, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा हल्का सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो फैक्चुअल तो आते ही है भैया आपके यूपी पीसीएस में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेजर्शन रीजन वाला है, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो बिल्कुल सही है आपका भैया, ये जो आंसर आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। टर्किश कौन थे, जो आपका ये महमूद गजनी था, मोहम्मद गोरी था, ये तुर्की लोग थे, ठीक है, टर्किश थे, टर्की ऐसा नहीं टर्की शायद, तुर्की जो एक ट्राइब थी, ये भैया बिल्कुल सही है। फिर देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है, इसका सही व्याख्या भी है, तभी तो इनका आक्रमण जो है वो सफल हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से वैक्यूम था, कोई था ही नहीं इस समय पे। करेक्ट आंसर हो गया आपका ए और आर है ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन, बिल्कुल सही, क्योंकि भैया अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में ना, सब जो है अलग अलग राज्य, कोई राजपूत, सब आपस में ही लड़े जा रहे, सब आपस में लड़ रहे हैं, किसी को यूनिटी से मतलब ही नहीं था, ठीक है। आगे आओ, फिर देखो इसमें कुछ आपके मंदिर दे दिए गए हैं, बोला जा रहा है क्रोनोलॉजी के हिसाब से इनको लगाइए, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी में ये आपके जो टेम्पल्स है ये मिडीवल इंडिया के हैं, 7th 8th सेंचुरी के आसपास से ही है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो बना है वो बना है आपका सप्त पगोड़ा, ठीक है, सप्त पगोड़ा, ठीक है।
फिर आपका है शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ठीक। फिर है आपका बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक। फिर बना आपका गंगाई कोंडा, आपका गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ठीक है, सेकंड वाला। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। तो देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, मिडीवियल हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। मिडीवियल हिस्ट्री में आपको जितना आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मंदिर हो गए ना, ये आप कह सकते हो मिडीवियल हिस्ट्री में, लेकिन अगर टेक्निकल देखा जाए तो दोनों का ही पार्ट हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर का भी हो सकता है कि भैया अलग अलग मंदिर जो बने, ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का ही हिस्सा है, ठीक है। बिल्डिंग्स, इनका आर्किटेक्चर भी पूछा जाता है, यूपीएससी तो आर्किटेक्चर भी पूछ लेता है, गोपुरम क्या है, शिखर क्या है, ये सब चीजें। फिर मिडिवल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को लेकर क्वेश्चन आते हैं। बुक्स, किसने भैया बुक लिखी? ऑफिसर, चलो वो ऑफिसर वाला जो आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा नहीं है, वो अलग कर दो। कौन कौन से ऑफिसर, इसको पढ़ के जाना, मतलब कुछ अगर छोड़ना हो ना, इनमें से मत छोड़ना ऑफिसर। फिर किस आपका रूलर ने कौन सी बिल्डिंग बनाई, ये भी आप आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा मान सकते हो, आर्किटेक्चर का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें ना, जो हमने एनालिसिस करी, इसमें देखा है इनसे क्वेश्चंस जो है ज्यादा आ रहे हैं मिडीवियल इंडिया से, मध्यकालीन भारत से, तो पढ़ लीजिएगा। फिर द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? एंशिएंट हिस्ट्री का है, तो ये राजा था खरवेल, ठीक है, खरवेल कलिंग का राजा था आपका, ठीक है। कलिंग इस समय उड़ीसा हम मान सकते हो। फिर 1946 में मुस्लिम लीग ने भैया विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, क्योंकि आपको ये पता है जब भैया आजादी हमें पता लग गई ना, उस समय पे सब बहुत तू तू मैं चली, किसकी किसकी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मतलब मुस्लिम लीग तो भैया सीधा सीधा था, हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस कह रहा था नहीं, अलग देश ना लो, यहीं पे मंत्री मंत्री बन जाओ, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग भैया जिन्ना जो थे वो अपनी चीज पे अड़ गए। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारे सिलेक्शन मटेरियल में आपको सब मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट मिशन प्लान, उन्होंने कहा कि हम इससे वापसी ले रहे हैं। फिर लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या करा, जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, उसमें ज्वाइन भी करा, क्योंकि उसमें मंत्री पद मिल रहा था। जब मलाई मिलती है ना, सब लोग जो है अपने भैया अपनी आइडियोलॉजी को खोट देते हैं। भैया ए भी बिल्कुल सही है, आर भी सही है, लेकिन जो ये आर वाला है ना, इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला। एक चीज और देखो, एजेशन रीजन वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। फिर आओ, which among the following sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये मिलते हैं बागौर में, ठीक है, हाँ बागौर में। फिर आओ, इनमें से कौन सा मैच नहीं है? देखो भैया वही आपका मिडिवल इंडिया का आ गया, बताया जो अलग अलग बिल्डिंग बनी, मतलब वही जो मॉन्यूमेंट बने हैं, बिल्डिंग में आपका मस्जिद भी आ गया, अलग अलग जो आपका बना, जैसे ताजमहल आ गया, सब कुछ वैसी को लेके क्वेश्चन है मिडिवल इंडिया से, आया है नहीं आया? कौन सा सही नहीं? तो जो सही नहीं है वो आपका ए वाला, जो आपका अदीना मस्जिद है, ये आपका मांडू में नहीं है, ये है आपके पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, इसीलिए गलत है आपका, बाकी सब सही है। फिर कौन सा सही मैच नहीं है? एक आपका ये बोला जा रहा है, जो आपकी रसिक प्रिया बुक है ना, ये स्कंद ने नहीं लिखी, ये लिखी है आपके केशव दास ने, इसीलिए भैया ये आपका गलत है। और यही मतलब ये बोला था, तो कौन सा गलत है? तो सी वाला ही मार्क करके आओगे, ठीक है। फिर देखो ये बुक वगैरह से आया। अब आ गया, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत से। इसमें बोला जा रहा है क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए जो अलग अलग कमीशन जो है भारत में आए हैं। देखो जितने भी आपके आयोग कमीशन है, ये भारत में शिक्षा को लेके आए थे, एजुकेशन को लेके, क्योंकि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो भैया जो सरकार होगी जिसकी अंग्रेजों की थी यहाँ भारत में, उनको अपना एजुकेशन भी तो देनी है यहाँ पे। तो एजुकेशन को लेके आए थे कि कैसे एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। और आज भी हम लोग जो है, ये जो 12th तक का सिस्टम है, ये सब कहीं ना कहीं इसके रूट्स जो है ना, वो अंग्रेजों के समय पे ही है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जब क्लासेस चलेंगी तब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। देखो सबसे पहले भैया हम बात करते हैं कौन कौन कब आया। हंटर कमीशन आया आपका 1882 में, 1882 में आया है, ठीक है। फिर आपका सैडलर कमीशन 1917 में आया है। वुड्स डिस्पैच की काफी फेमस है, ये आया 1854 में। वुड्स डिस्पैच मतलब ये ऐसा नहीं कि लकड़ी आ गई, लकड़ी की बात नहीं हो रही है। वुड्स डिस्पैच भैया, वुड जो एक नाम था किसी का। फिर सार्जेंट प्लान ये आया 1944 में। करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले आया वुड्स डिस्पैच, डी, फिर हंटर, फिर सैडलर और फिर सार्जेंट प्लान, ठीक है। चारों जो है एजुकेशन को लेके आए। फिर बोला जा रहा है अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई थी, किसने फाउंड करी थी?
तो ये करी थी आपके सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। फिर आइए, आपका जो अलग अलग रिवोल्ट हुई है, जो जनजातियों ने रिवोल्ट करी है, उसको लेके क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका डी वाला। जो एहोम थे, अहोम जो थे, ये आपके असम के थे। इन्होंने भी भैया अंग्रेजों को चने चबवा दिए थे। तो इन्होंने जो रिवोल्ट करी, ये करी है 1828 में करी, ये पता होना चाहिए। भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो ये है आपका कुंचिकल फॉल, कुंचिकल आपका जलप्रपात। कहाँ पर है? कर्नाटका में। ज्योग्राफी से क्वेश्चन। फिर आगे देखो, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। स्टेटमेंट किसने बताई है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो ये बताइए कॉपिन ने। क्यों? क्योंकि मतलब समझ लो, अगर हम बात करें, वेजिटेशन हर जगह पे सही है, सब कुछ वैसे ही उग रहा है, तो क्लाइमेट भैया एकदम सही चल रहा है। ठीक, मान लो वो डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका मतलब क्लाइमेट में भी दिक्कत है। पैम्पस ग्रासलैंड कहाँ पर है? ये भी काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर सीरियस स्टूडेंट हो उनकी बात कर रहे हैं। पंपा घास का मैदान कहाँ पर है? ये आपके अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका। फिर आगे आइए, अलग अलग जो है डेजर्ट आपसे पूछ लिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? तो डी वाला है ना, ये सही नहीं है। कि जो गिब्सन डेजर्ट है आपका, ये ब्राजील में नहीं, ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये करंट अफेयर से देखना बन। हाँ, ये सुएज कैनाल जो है, जब से सुएज कैनाल खुला है, बोला जा रहा है इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस है कितना कम हो गया है। ठीक है, कितना रिड्यूस हो गया है? तो ये हुआ है 7,000 किलोमीटर। कितना? 7,000 किलोमीटर। मैंने शायद एक 2019 या 20 के पेपर में सुएज कैनाल के बारे में बात भी करी, मैप में भी मैंने दिखाया है। आज मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ मैप में, क्योंकि वो वाईफाई मेरा नहीं चल रहा है, तो वो सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। आप 2019-20 वाला वीडियो जो है जरूर देखिएगा, उसमें किसी एक में है। फिर आगे आइए, इसमें जो आईएमडी है, जो आपको मौसम को लेके भैया चेतावनी देते हैं, कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी, इनके हेडक्वार्टर के बारे में बात हो रही है। हेडक्वार्टर को बताओ, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया है, तो ये तो सब पूछेगा ही आपसे आयोग। देखो, जो नई दिल्ली का हेडक्वार्टर है, ये बना है आपका 1944 में, 1944। फिर अगर हम बात करें कोलकाता, ये 1889 में बना है। शिमला, शिमला बना है 1905 में, और पुणे 1928 में। करेक्ट आंसर है डी वाला। सबसे पहले कोलकाता, क्योंकि कोलकाता ही कैपिटल था अंग्रेजों का, अंग्रेजों कैपिटल कोलकाता था। 1912 में दिल्ली शिफ्ट हुआ है। ठीक है, फिर देखो, शिमला 1905 में, फिर पुणे 1928 और नई दिल्ली 1944। ठीक, फिर आ गया, ब्लैक सॉइल के बारे में बात हो रही है, के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो काली मिट्टी है, इसमें हम सबसे अच्छा क्या उगाते हैं? कॉटन, कपास उगता है। बोले जरा कहाँ, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जो सही नहीं है वो डी वाला, ब्लैक सॉइल फाउंड इन हिमालयन रीजन, तो बिल्कुल गलत है। हिमालय क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं मिलती है, ये मिलती है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह एरिया में। फिर मैकमोहन लाइन, ये हमारे भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये क्वेश्चन काफी आता है, कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी रिवर है जो बर्ड्स टाइप, बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा बनाती है? मतलब बर्ड्स फुट, जैसे मुर्गी का जो पैर देखो अलग अलग टाइप के, आपका अलग अलग शेप होता है ना, वैसे कौन बनाता है? इसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो ये आपका मिसिसिपी रिवर। क्वेश्चन फेवरेट है, मतलब ये तो आप समझो, आप याद कर ही लो, यूएसए में है रिवर, नॉर्थ अमेरिका, सिप्पी। आगे देखो, फिर क्या है? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? प्राकृतिक की बात हो रही है, तो ये आपका बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, लाइफ जो होता है। ठीक है, ए वाला, बी वाला। क्योंकि जो माइग्रेशन है, मैरिजेस है, ये तो आप समझो माइग्रेशन की वजह से, ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो नेचुरल तरीका ही, नेचुरल तरीका ए और बी है। अभी डी वाला जो है करेक्ट आंसर। इससे था क्वेश्चन, आप ये मान सकते हो, इकोनॉमी से मान सकते हो कि इकोनॉमी में मतलब पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना होता है। फिर आ गया एच डी आई, ये भी इकोनॉमी से है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसने करा? यूएनडीपी ने। सीधा सीधा, मतलब समझो इससे आसान क्वेश्चन आप क्या ही लोगे। आसान किसके लिए है? जो जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। ठीक है, जो कहेगा कि नहीं हम जो है, हमें पीसीएस बनना है 10 दिन में। 10 दिन में कैसे बने पीसीएस? वो तो ये भी नहीं आता होगा। मैं पूरे साल पढ़ाई करी, उन्हीं मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप जो है थोड़े बहुत जो है पढ़ लिख के आए हो, तब एनालिसिस देख रहे हो। और अगर भैया, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है और 2024 का आप यूपी पीसीएस का पेपर जो है निकालना चाहते हो, अगर बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उसका तो एक ही तरीका है भैया, बहुत मजेदार तरीका है। सो जाओ, बिल्कुल बढ़िया नींद लो सो के। ठीक है, रात में बढ़िया सपना आएगा, गाड़ी बन जाओगे, पीछे 10 लोग घूम रहे होंगे, बत्ती लगी होगी आपके उस पे गाड़ी पे। ठीक है, बढ़िया मौज वाला सिस्टम रहेगा, और सोते हुए देखो सपना, 12-15 घंटे की नींद लो,
ठीक, 12-15 घंटे की नींद लो, दवाई लेके को सो जाओ, एक मजेदार सपना होगा। ऐसे ही बन सकते हो 2024 में, अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और आखिरी में सोच रहे हो कैसे बने, उनके लिए है। फिर विच इज दी लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? तो ये आपका मनरेगा, आपको पता ही होगा। में गांव में लोगों को काफी काम मिलता है, और काम अगर नहीं मिला तो उसका भत्ता भी मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, फिर आगे हो, बोले जा रहा है हम लोग जो लॉरेंस कर्व है उससे क्या मेजर करते हैं? लॉरेंस वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है इनकम इनइक्वालिटी, कि भैया क्यों अमीरों और गरीबों के बीच में कितना बड़ा गैप है, ये आय की विषमता। फिर देखो कौन सा ऐसा स्टेट है जो इकोनॉमिकली तो सही कर रहा है पैसे के मामले में, आर्थिक मामले में, लेकिन सेक्स रेशियो के मामले में काफी पीछे है। कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे? तो ये आपका भैया हरियाणा, बहुत मतलब सेक्स रेशियो के हिसाब से काफी कम। फिर आ गया ग्राम पंचायत कौन सा कर लगाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। जो अच्छा देखो, कॉमन सेंस अगर होती ना, कॉमन सेंस, एक चीज बोली जाती है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस होती तो कर लेते हैं। सेल्स टैक्स राज्य सरकार के पास में है, लैंड रेवेन्यू टैक्स भी अलग है। आप खुद सोचो, स्थानीय मेलों की बात हो रही है, लोकल फेयर्स जो लोकल जगह लगेंगी, उसमें राज्य सरकार थोड़ा ना आके टैक्स लगाएगी, उसमें तो ग्राम पंचायत लगाएगी। करेक्ट आंसर सी। मान लो ना भी पता होता, इतने टैक्स अगर नहीं याद हो रहे हैं, होता है बहुत बार होता है, रोबोट थोड़ा ना हो, लेकिन कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स was launched with a focus on sustainable growth? ठीक है, तो ये आपका 12वां, सबसे आखिरी प्लान इस देश का 12वां ही रहा है 2012 से लेकर 17, क्योंकि उसके बाद जो योजना आयोग, मैंने अभी आपको बताया प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया था, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर और ये वाला भी शायद करंट अफेयर से नहीं, और ये भी करंट अफेयर से जो उस समय लेटेस्ट डेटा आया होगा उसके बाद को। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज was set up in India for identification of BPL families in urban areas? भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये करी थी आपकी हाशिम कमेटी। ठीक है, बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन वाला। आगे आओ, ये भी करंट अफेयर से नहीं देखेंगे, 2017 वाला। प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में लॉन्च हुआ, लेकिन भैया ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, आयोग ने जो पेपर प्रिंट करा है ऑप्शन में ही नहीं, इसीलिए भैया इसका आंसर नहीं है, डिलीट करा गया है, और कोई दिक्कत होगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? कौन मानव जीवों का एक उदाहरण है? तो ये आपका फसल भूमि, क्रॉप लैंड। तो ये क्रॉप तो इंसानों ने लगाई है, बाकी सब नेचुरल है। फिर आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? निम्नलिखित में से कौन से जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये कंगारू चूहा। ठीक, आगे देखते हैं। इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी जो पहला है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी, ये पीवाईक्यू याद कर लेना, तो ये आता है, ये रिपीट होता है, काफी रिपीट देखा है। नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी, तो ये है आपका जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक, फिर आ गया दशीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका हांगुल या कश्मीर स्टैग से। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। ये सब डे जो है ना, ये सब तो आप अभी याद करते रहो, क्योंकि ये सब तो आपको इस साल भी पूछ सकता है। बोला जा रहा है मिट्टी के साथ, मृदा के साथ कौन सा टर्म जो है संबंधित है? तो ये आपका एडाफिक। कौन सा? एडाफिक। ठीक है, ये बताता है एडाफिक सॉइल का पीएच कैसा है, एसिड ज्यादा है बेस ज्यादा है, पीएच में ये पता लगता है। मिट्टी किस तरीके की है, पानी कितना है, ये सब। ओजोन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? साइंस का क्वेश्चन। देखो ये साइंस की एनसीईआरटी में भी मिलता है, ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी में मिलता है, तो आप लोग के ऊपर है किसमें मान। ठीक है, मैं तो भैया किसमें मान, जिसमें मन उसमें मान। ठीक है, सिक्का उछालो देख लो। ओजोन सबसे ज्यादा कौन सी परत में पाई जाती, कौन सी लेयर में? तो ये है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। आगे, एज अ रिजल्ट, बोले जरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग? वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी आपका बारंबारता और प्रचंडता बढ़ती जा रही है? ठीक है, आपका सेवियरिटी जो है, प्रचंडता जो है, प्रचंडता और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बढ़ती जा रही है। देखो मतलब बहुत ज्यादा बारिश, एक्सट्रीम बारिश बहुत ज्यादा होगी, तूफान आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, और आ भी बहुत मतलब भयंकर रहा है, ये बात हो रहा है। तो देखो साइक्लोन्स, चक्रवात की भी, टॉम तूफान की भी, हरिकेन, बवंडर की भी, तो डी वाला जो है करेक्ट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग से देखो बहुत नुकसान है।
कौन सा एग्जाम्पल इन सिटू कंजर्वेशन का नहीं है, ठीक है। तो अब वासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण कौन सा नहीं, तो ये आपका बोटेनिकल गार्डन, ये आपका है एग्जाम्पल एक्स सिटू। इन सिटू होते हैं, एक्स सिटू होते हैं। इन सिटू में क्या होता है, जो उसका असली जगह है, जैसे नेशनल पार्क है, वहां शेर है, टाइगर है, उसका खुद ही घर है ना, वहीं पे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मान लो उसको अगर हम चिड़ियाघर ले गए या किसी और जगह ले गए एक्सटर्नल हैबिटेट में, उसको एक्स सिटू बोला। फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। सूर्य के प्रकाश से पारा बैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है। फिर नॉर्मन बोर्डलोग नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए मिला है, ये शायद उस साल का करंट अफेयर रहा होगा, मुझे इतना शायद ध्यान नहीं, या पहले का भी पूछ सकते, नोबेल प्राइज पहले भी पूछ लेता अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी। इसमें मुझे जरा कौन सा सही मैच नहीं है, तो ये आपका डी वाला। ओजोन परत सबसे ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ट्रोपोस्फेयर दे रखा है, अभी देखा हमने ऊपर ऐसा क्वेश्चन। इसमें नेशनल पार्क, अच्छा एनवायरमेंट में क्या करके जाओ, जितने भारत में एक्ट आए हैं, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, अलग अलग पूरे वर्ल्ड में जो समिट हुई हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट, ये सब याद करनी है। भारत में जो जो नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर, तो बोला जाए कौन सा सही मैच नहीं, तो डी वाला सिंपली पाल, सिंपली पाल आपको उड़ीसा में मिलेगा। फिर आगे देखो, तो किस चीज को अभी तक हमने साइंस नहीं माना, जेवी आपका नालीकर के हिसाब से, ठीक है, किसको विज्ञान नहीं माना गया है। देखो एस्ट्रोनॉमी को भी मान लिया, सितारों के बारे मतलब स्टार्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, कॉस्मोलॉजी भी, नैनो टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को नहीं माना है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष होती है, जबकि भारत में काफी इसको लोग मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, इस हिसाब से चलते भी हैं। फिर विलहेल्म आपका रोइंटगेन ने क्या आपका जो है इन्वेंट किया था, विलहेम रॉन्टजेन, रॉन्टजेन भी बोल सकते हो हिंदी में, देखो रॉन्टजेन आसान से बोल ले रहे हैं, रॉन्टजेन, हाँ ठीक है, सही कह रहे, सही बात है, रॉन्टजेन होगा, विलहेम आपका विलहेल्म रॉन्टजेन। इन्होंने बनाई एक्सरे मशीन, ठीक है, एक्सरे मशीन, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं ना, क्या कहते हैं कि आपका हड्डी में क्रैक है या नहीं है, ये सब, दिल टूटा है या नहीं टूटा है, बताओ कमेंट बॉक्स में, ये बता सकते हो एक्सरे मशीन से, नहीं बता सकते हो, या नहीं बता सकते, तो इंसान जो है अपना खुद ही बताएगा क्या उसके साथ में दुख है, ठीक है, किसी के साथ हो तो भैया ना बताना, ठीक है, अपने तक ही रखो। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय होम, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो डीएनए को लेकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये दिया आपके वॉटसन तथा क्रिक ने, बी वाला। फिर कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फिजिक्स से क्वेश्चन है, साइंस में भी फिजिक्स से, इसमें एनर्जी मैक्सिमम होती है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, ये आपकी एक्सरे की है, एक्सरे को लेकर क्वेश्चन भी आया है। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है, देखो पहली चीज तो धान के खेतों से निकलती है, CH4, और फिर टर्मिट्री से, टर्मिट्री क्या होता है, जो दीमक की कॉलोनी बन जाती है ना, दीमक, दीमक पता है ना, उनसे, ए और बी दोनों है, सी वाला हो जाए। फिर इनमें से कौन सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन। देखो साइंस की भी क्वेश्चन की भरमार है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2024 यूपी PCS निकालना है, तो कुछ कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे एक हो गया आपका करंट अफेयर, और एक हो गया आपका साइंस, मतलब इनको निगलेक्ट करना तो यूपी PCS नहीं निकलेगा भैया। कहोगे हम बाकी सब्जेक्ट अच्छे से करके जाएंगे सर, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में जो जो करके जाओगे वही पूछ लिया जाएगा क्या, सब कुछ पढ़ जाओ तब भी कुछ ना कुछ वहां भूलोगे, इनके बिना जो है यूपी PCS नहीं निकलता भैया, मैं सही बता रहा हूँ आप। तो आगे देखते हैं क्या है, 125 कर ही लिया, अब आगे देखते हैं। फिर इसमें बोला जा रहा है, ये भी आपके पॉलिटी से है, पॉलिटी के प्रियम्बल से है, पॉलिटी का भैया जो आपकी प्रस्तावना वाला है, ठीक है, उद्देशिका वाला चैप्टर। देखो आपकी प्रियम्बल पहली चीज तो याद कर लो, यूपीएससी के लिए याद करना जरूरी नहीं होता, लेकिन मान लो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस जिसमें भर भर के आती है, जैसे पीसीएस वगैरह में, प्रियम्बल को यार याद कर लो, मेरी एक सलाह ले लेना, ठीक है, बहुत लोग कहेंगे नहीं करेंगे, आपने अब बोल दिया अब तो हम नहीं करेंगे, तो यार तुम्हारी मर्जी है, मत करो, ठीक है, मत करो, लेकिन जिसको सही में सलाह लेनी है वो कर लेना, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो कितने तरीके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर आर हैज बीन मेंशन्ड द प्रियम्बल। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं जो आपकी फ्रेटर्निटी होती है, ठीक है, वो मेंशन करी गई है। देखो जस्टिस जो है आपका न्याय, ये 3 तरीके का मेंशन, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, आपको पता होगा ना जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरीके का मेंशन है। अगर सिर्फ इतना पता होता ना न्याय कितने तरीके का मेंशन, 3 तरीके का, तो पहले में तीसरा कहीं दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा ना,
एलिमिनेशन से क्या लगा देते, ए वाला लगा देते, ठीक। लेकिन तब भी हम आगे की बात कर ले रहे। फिर आया आपका लिबर्टी। लिबर्टी देखो 5 तरीके की, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ और वर्शिप, ठीक है। फिर हो गया आपका फिर हो गया आपका क्या चीज है, लोगों ने बात कर ली किसकी, न्याय के बारे में, स्वतंत्रता। फिर समानता, ये आपका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का है, ठीक है। और फ्रेटर्निटी जो है, डिग्निटी, वो एक ही चीज का। तो करेक्ट आंसर आपका तो भैया ए वाला ही होगा, ठीक। फिर आ गया हो आपका यूपीए कैंडिडेट कौन था, अच्छा करंट अफेयर से नहीं देखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये थे आपके अरविंद पानाकरिया, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर से नहीं है, लेकिन तब भी इसको पता रखो क्योंकि प्रथम वाला पूछ लेता, फर्स्ट वाला। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन है, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, पहला राज्य। फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कौन सी है, एक आपका संविधानेतर संस्था कौन सी है? ये बोला जा रहा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है आपका नीति आयोग। मतलब संविधान में इसके बारे में नहीं मेंशन है, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा है। मतलब समझो, ये तो आप समझो, ये इसको वैधानिक भी नहीं बोलोगे, स्टैट्यूटरी भी नहीं बोलोगे नीति आयोग को, ठीक। संसद के कानून से भी नहीं बनी, ये सिर्फ रेजोल्यूशन प्रस्ताव से बनी, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। सरकारिया कमीशन किस चीज को लेके था, तो ये था आपके केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके था। आगे देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो आपकी संसदीय प्रणाली, ये हमने किससे ली है, ये आपके यूके से ले रखी है, ग्रेट ब्रिटेन से ले रखी है। जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसकी एक लौती ऐसी पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है, ऐसे ऐसे हैं तो काफी सारी, लेकिन इनमें से अगर बात करें तो है आपका सी वाला, टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, आपका सर्विस, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। देखो ऑल इंडिया सर्विस अभी हमारे पास में कितनी है, एक है आपकी आईएएस, एक है आईपीएस और एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, फॉरेन वाली तो सेंट्रल है, ऑल इंडिया कौन सी है, ऑल इंडिया सिर्फ 3 है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट। अब मान लो कोई एक नई सर्विस और बनानी है, जुडिशियल की बनानी है, न्यायिक वाली, तो उसके लिए कौन बताएगा, उसके लिए आपकी राज्यसभा ही बताएगी, तो ये पावर है। आगे हो, बोला जा रहा है कौन से पार्ट में सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बात की गई है, तो ये करी गई है भाग 2 में, पार्ट 2। फिर पार्लियामेंट को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की अमेंड करनी है, कैसे अमेंड होगा, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कैसे कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत नहीं चाहिए। फिर आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एमपी बी डिस्क्वालिफाइड, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका 60 दिन, मतलब 60 दिन तक अगर आप एब्सेंट रह गए, कुछ अपना रीजन नहीं दिया क्यों नहीं आ रहे हो, तो आप डिस्क्वालीफाई। कुछ ना कुछ तो बताओ ना यार, हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, कुछ तो रीजन बताओ। कुछ भी नहीं बताया तो 60 दिन तक देखेंगे, उसके बाद डिस्क्वालीफाई। फिर अगला चुनाव देखना, अगला चुनाव लड़ सकते हो नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो जब आपका ये नॉर्मल बताएं, जब डिस्क्वालीफाई हो गए, पैसा ही नहीं कमाया, तो समझो अगला चुनाव कैसे लड़ोगे, क्योंकि चुनाव बिना पैसों के लड़ ही नहीं सकते हो। तो ये बढ़िया आपका प्रोविजन जो है हो रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर एक आपके भैया गवर्नर जनरल थे वाइसरॉय, उन्होंने बोला था कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था, ठीक है, अत्यधिक अल्पसंख्यक, तो ये बोला था लॉर्ड डफरिन ने, याद रखना। अलग अलग वाइसरॉय की स्टेटमेंट भी है काम। फिर ढींग एक्सप्रेस किसकी कौन, अच्छा ये उस समय पे आपका मेडल जीत के आई थी हिमा दास, तो इसलिए इनको बोला गया। मैरी कॉम के बारे में ये भी करंट अफेयर से है। सुप्रीम कोर्ट की उस समय जजमेंट आई थी आर्टिकल 377 सेक्शन 377 को लेके, ठीक है, 377, ये है आपका होमोसेक्सुअलिटी को लेके, समलैंगिकता। मतलब एक मान लो अगर आदमी है, उसको आदमी से ही प्यार है, आपकी महिला है तो महिला से ही प्यार है, होमोसेक्सुअलिटी को लेके, ठीक है। पहले क्रिमिनल था, क्रिमिनल ऑफेंस, अगर ये करते हुए पाए गए तो आपको क्राइम की सजा, क्राइम के हिसाब से आपको सजा होगी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था क्राइम नहीं है ये, ठीक।
फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो ये ब्रह्मोस जो है अभी इंडिया भी आगे एक्सपोर्ट भी कर रहा है अलग अलग देशों को। तो ये करंट अफेयर्स है, देखना। ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी करंट काम का नहीं है। फिर देख, हाँ ये आ गया, ठीक है, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से आ गया। समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही, गुप्ता वंश के थे। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग इन्होंने जाके बहुत ज्यादा जो है लड़ाई जो है जीती थी, और अलग अलग कॉन्क्वेस्ट किया था। यही बोला जा रहा है कि उस समय पे समुद्रगुप्ता के समय साउथ इंडिया के कौन कौन से राजा थे और कौन सा उनका किंगडम था। देखो जो आपके धनंजय थे ना, ये थे आपके कुस्थलपुरा के, ठीक है, किसके, कुस्थलपुरा। फिर जो आपके नीला राजा थे, ये थे आपके अवामुक्ता के, ठीक, अवमुक्त। फिर उग्रसेन, ये थे आपके पलाका। फिर विष्णुगोपा थे आपके कांची के। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी वाला हो गया, समझे। तो ये ध्यान रखना, समुद्रगुप्ता एक इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया था ये। फिर आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट जो है आपके उत्तर प्रदेश में, ये बोला जा रहा है। तो देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है, ये है आपकी आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और हुलास, करेक्ट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर साइट्स पता होती तो। फिर है ये क्वेश्चन भी आप देखो, इसमें ऑफिशियल आंसर की मार्क नहीं है, तो ये भी आयोग ने जो है डिलीट कर दिया हो, ये भी काम का नहीं है। तो भैया यहीं पे हम अपनी खत्म करते हैं 2018 पेपर की कंप्लीट हमारी क्या एनालिसिस, ठीक है। अब हमारी एनालिसिस जो है 2023 से लेके 2018 तक जो है कंप्लीट हो गई है। अब आगे आप बताइएगा इस चैनल पे क्या इनिशिएटिव चलाएं यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है तो वो चलवा दे, कौन सा इनिशिएटिव आपका मन है, ठीक है, जिसमें ज्यादा लोग कहेंगे वो वाला आपका चलाया जाएगा, ठीक है। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ ही साथ आरओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और हमारा अगर सिलेक्शन मटेरियल लेना चाहते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस 2024 के लिए, तो भी आपको मिल सकता है, सिर्फ सिलेक्शन मटेरियल भी, और सिर्फ पेड क्विज भी अगर अलग से लेना चाहें, कैसे लोग इन नंबर पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।